नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे मुश्किल विषयों में से कहेंगे, क्योंकि किसी के कुंडली को देखकर यह कह देना कि भाई आप संतान विहीन रहेंगे बड़ा कठिन ये विषय होता है। इसलिए बहुत सतर्कता से ऐसे गंभीर विषयों को देखा जाता है, टटोला जाता है। जब तक सारे चार्ट इसकी पुष्टि ना कर दें, आपको इस प्रकार का, देखिए, एक्सेप्ट करने वाली बात तो ठीक है, उसको आपने ये बात बताई जो आपके पास अपनी कुंडली लेकर आया कि संभावना बनती है। जहां आप डिनाई करने वाली बात, ये सबसे टफेस्ट काम माना जाता है। तो इसमें सिर्फ एक प्लैनेट या एक चार्ट डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपको संतान होगी या नहीं होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम करीब करीब सभी पॉइंट्स को जिससे संतान की पुष्टि होती है, देखा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। टाइटल हमने दिया है कुंडली से संतान सुख। तो मैं आपको दोबारा इस मामले में आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है, अगर आप सिर्फ एक चार्ट देखकर और उसमें भी एक ग्रह देखकर, मैंने जनरली क्या देखा है कि समय के अभाव के कारण खाली कई दफा पांचवें भाव और पंचमेश की स्थिति खराब देखकर यह भविष्यवाणी की जाती है कि भाई आपको संतान नहीं होगी या होते ही नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार की चीजें किसी के जीवन पर गंभीर असर डाल सकती हैं। इसीलिए डिनायल वाला पार्ट सबसे टफेस्ट होता है। इसीलिए आप जब तक सभी चार्ट, सभी प्रकार की पराशरी जैमिनी पद्धति से आप उसको क्रॉस एग्जामिन ना कर लें, तब तक आप इस प्रकार वाली बातें किसी को भी ना बताएं। और आप भी समझते हैं, जहां पर एक तो बात आती है चार्ट वाली बात, एस्ट्रोलॉजी, लेकिन एक बात आती है कि भाई हमने चिरंजीवियों में जो कहते हैं मार्कंडे, जो 8वें चिरंजीवी माने जाते हैं, उनका चार्ट यानी एस्ट्रोलॉजी चीख चीख कर कह रही थी कि आपका बालक में ही आपका देहावसान हो जाएगा, आपका जीवन नहीं है ज्यादा। लेकिन उन्होंने अपने तप से, अपने बल से भगवान शंकर को प्रकट किया, प्रसन्न किया, और चिरंजीवी यानी अभी तक भी उनकी चिरंजीवियों में उनको अष्टम चिरंजीवी माना जाता है, 8वें चिरंजीवी के रूप में उनको जाना जाता है। यानी फिर यह पार्ट डिनाय हो जाता है। तो इसलिए किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये वाली बात हम जो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष का अध्ययन करते हैं मन को प्रसन्न करने के लिए, ना कि किसी चीज को टेंशन बढ़ाने के लिए। हाँ, लेकिन यह बात तय है, जो व्यक्ति यह समझता है कि नहीं, मैं कोई षड्यंत्र से अपने जीवन में खाली हथिया लूंगा सुख, ऐसा नहीं हो सकता है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो यहां पर भी लागू होता है कि अगर आपने कहीं गलत किया है, उसका आपको हर्जाना उठाना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी स्मृति से पूरा ध्यान रखें कि भाई किसी का हक ना छीना जाए, किसी का अहित ना हो, क्लियर, और अपना कार्य लग्न से करें। प्रॉमिस का ध्यान रखें, वादा का ध्यान रखें, समय को भगवान माने। अगर इस प्रकार के कार्य आप करते हैं, यकीन मानिए आपका कितना ही कमजोर चार्ट है। देखिए, इसके ऐसे मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे, बहुत उदाहरण देखे कि भाई एक व्यक्ति मेरे सामने चार्ट लेकर आया, चार्ट बहुत कमजोर था उसका। उसके चार्ट में इनफैक्ट एक ही ग्रह बली था, एक ग्रह बली था सिर्फ। और उसी के अंतराल में, यानी 10 से 15 मिनट के अंतराल में एक चार्ट और लेकर आया। उसके चार्ट में 4-4 ग्रह बली थे। अब देखिए जरा इस बात को, दोनों की कुंडली क्या बोल रही है? एक की कुंडली बोल रही है कि भाई 4-4 ग्रह बहुत बली हैं, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। फिर मैंने दशा पैटर्न देखा, तो जिसका दशा पैटर्न जहां एक ग्रह बली था, उसके जीवन में, उसको अब माने उसकी उम्र जो है वो 27 साल हो गई थी, यानी उसको अगले 1 साल के अंदर अंदर अपने करियर को एस्टेब्लिश करना था। और सबसे मजबूत हाउस उसका 10th हाउस था, यानी एक ग्रह उसका 10th हाउस में मजबूत होकर बैठा हुआ था। उसको अगले 18 साल 19 साल की जो दशा आने वाली थी वो उसके फेवर में आ गई। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचकर बैठा था मेरा चार्ट तो बहुत बली है, उसकी भी लमसम उम्र यही थी, लेकिन दुर्भाग्य से कह लीजिए प्रारब्ध में
उसका उसको दशाएं ही नहीं मिली, उसकी भी उम्र लगभग यही थी। अब वो 4 ग्रह जो बलि थे उसके जीवन में जब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय था, तब उन ग्रहों का कोई अता पता नहीं। तो आप समझिए जरा बात को कि मेरी कुंडली कमजोर हो सकती है, लेकिन अगर हम ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हैं तो कोई ना कोई ज्योतिष का सूत्र आपकी मदद करने आ ही जाता है। इसका अर्थ क्या है भाई? हमने तो चार्ट देखकर डिनाई कर दिया था कि भाई तेरा नहीं हो सकता है, लेकिन उसने अपनी लगन से लगा रहा और उसको उचित समय पर यह ज्ञान हुआ कि मेरे चार्ट में सिर्फ एक भाव, एक प्लैनेट बली है, लेकिन जब मुझे सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता होगी तो वो पूरी ताकत लगा देगा मेरे करियर को एस्टैब्लिश करने में। तो आप समझ रहे हैं ये अंतर कहां से आता है कि एक चार्ट कम होकर भी जीत लेता है जंग को, और एक चार्ट बहुत मजबूत होकर भी जंग में हार जाता है। तो इस अंतर को आपको समझना है। किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों से, हम हमेशा राइट्स की बात करते हैं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है। अगर हमने कर्तव्यों की बात की होती तो मैं राइट्स की जरूरत ही ना पड़ती। अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ अलग अलग देशों के सरकारों की या परिवारों की बात नहीं कर रहा। एक गवर्नमेंट और ऊपर भी चलती है, और वो गवर्नमेंट का रूल, उसका जो संविधान है, वो कभी भी गलत नहीं करता है, यह आपको मानना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? और यहां कोई ये चीज नहीं कि वहां पर हम करप्शन इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो तो एज यूजुअल आज से नहीं हजारों सालों से चलता आ रहा है। क्लियर हो गया? तो वो वाली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी के चार्ट में आपको लगता भी है, तभी भी डिनायल वाला पार्ट सबसे टफेस्ट है, और बड़ा गंभीर अध्ययन के बाद ही उसको ये बात बोलनी है। और उसका भी एक तरीका होता है। मान लीजिए किसी के चार्ट में हमने हर प्रकार से देख लिया, संतान का कोई चांस नहीं है, तो पहले उसको आपको समझाना होगा कि भाई धुंधकारी आख्यान जो भागवत महापुराण में आता है, उसने संतान के कारण ही महान दुख पाया था। तो तू अब देख ले, अगर इस प्रकार की संतान चाहिए तो कहीं ना कहीं संतान योग, या कह सकते हैं एडॉप्टेशन चाइल्ड में तू जा सकता है। वहां पर भी ऐसे ही था कि भाई भागवत महापुराण के अध्ययन में कि भाई इसको संतान नहीं थी, उसने जिद करके संतान ले ली। अगर संतान का सुख नहीं है, तो अगर आपने मान लीजिए कोई कहीं और से भी हमने एडॉप्टेशन किया है, तो वो सुख नहीं मिल पाएगा आपको। तो वो सब चीजें कैसे देखनी है, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया एक महिला का है, और जो भी लोग ज्योतिष के थोड़े से भी जानकार हैं उनको समझ में आ रहा होगा। हम मुख्य रूप से देखिए कौन क्या कहता है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। हर प्रकार से पावर अटॉर्नी किसके पास रिजर्व रहती है? D1 लग्न चार्ट के पास। कहता जी नवांश में चले जाओ, वो चले जाओ, सबसे पहले D1 में जो चीज है उसी की पुष्टि की जाती है, नवमांश या सप्तांश है। क्लियर हो गया? अगर D1 बहुत बुरी तरह से पीड़ित है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं भारत की संसद के पास सर्वोच्च ताकत है, उसी में निहित है। राष्ट्रपति की भी ताकत उसी में निहित है, और प्रधानमंत्री की भी ताकत, सुप्रीम कोर्ट, सब उसी में निहित है। तो ये सारी पावर अपने पास रिजर्व किए हुए है। ये है D1 लग्न चार्ट। तो एक महिला जातक की कुंडली है, बड़े अच्छे उनके 2 पुत्र हैं, और एक घर से बाहर पढ़ रहा, बहुत कम उम्र में ही घर से बाहर हॉस्टल लाइफ के लिए वो चले गए। और आप भी काफी हद तक समझ सकते। देखिए, एक तो होता है भाई सीधा आपके पास कोई प्रश्न है तो संतान भाव में नजर डालना। एक होता है पहले हमने हल्का फुल्का देख लिया, कोई ऐसा लक्ष्मी त्रिकोण या कोई राजयोग बनता है तो बली हो जाता चार्ट। तो अब देख रहे हैं आप, तीनों लक्ष्मी त्रिकोण के स्वामी अपने अपने हाउसेस में बैठे हैं। हमने संतान भाव देखना है, यह चार्ट आया संतान के लिए, फिर भी हम इसको देख रहे हैं किस हिसाब से। हमने देख लिया कि भाई हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि भाई राजयोग, धन योग, इस प्रकार का कोई दिखाई देता, बलि चार्ट है कि नहीं है। तो काफी बलि चार्ट जान पड़ता है। जन्म भी इनका रात्रि में हुआ है, तो इस वाले पार्ट में ज्यादा प्लैनेट मौजूद है, तो एक सक्सेसफुल चार्ट माना जा सकता है। इनफैक्ट सबसे मजबूत बात इस चार्ट की क्या है? तीनों लक्ष्मी त्रिकोण के स्वामी स्वग्रही होकर बैठे हैं। किस आपके जीवन में बहुत रेयर चार्ट ऐसे होते हैं कि भाई 1, 5, 9 के स्वामी स्वग्रही होकर बैठे हैं। ये व्यक्ति, ये जाति का, ये महिला जिसके जीवन में भी रहेगी उसके भी दुख दर्द दूर कर देगी। बहुत ही कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिनके चार्ट में 1, 5, 9 में
स्वग्रही प्लेसमेंट है। लेकिन फिर मैं वही बात बता रहा हूं, जब इस प्रकार का हम लर्निंग फेज में आते हैं तो फिर हम तुलना करने लग जाते हैं, अरे अरे मेरे में नहीं है मतलब मैं खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, इसकी अलग विशेषता है, आपकी अलग विशेषता है। तो अपनी विशेषताओं को परखने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि भाई भगवान ने सारा भाग्य इसी को दे दिया, लेकिन हाँ लक्ष्मी त्रिकोण मजबूत है तो उसका मतलब बिना ज्यादा एफर्ट किए बहुत कुछ मिलना। ज्यादा एफर्ट करने की इस जातिका को जरूरत नहीं, इस महिला जातिका को। और कुछ चीजें हमने गुप्त रखी हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत अच्छे घर में इनका विवाह हुआ और 2 पुत्र हैं इनके। और जल्दी विवाह भी बहुत जल्दी हो गया और संतान भी, विवाह के 1 वर्ष के भीतर इनको पहली संतान हो गई। उसके बाद 5 वर्ष के बाद इनको दूसरी संतान हो गई। दोनों बेबी बॉय हैं और जो बड़ा पुत्र है वो घर से बाहर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, दूसरे पुत्र को भी बोर्डिंग के लिए ही विचार है। तो ये सारी चीजें हम यहां से कैसे इसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं कि भाई उनका स्तर संतान का कैसा होगा, संतान से इनको सुख मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया लक्ष्मी त्रिकोण। लक्ष्मी त्रिकोण तीनों अगर है तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, ये तो दूसरे को भाग्य देने वाले हैं, इनको भाग्य नहीं मिलेगा। और क्योंकि लक्ष्मी त्रिकोण में हमारा पंचम भाव आ जाता है, पंचम भाव का स्वामी जो इस लग्न के लिए योग कारक ग्रह स्वग्रही होकर बैठ गया 5वें भाव में, निश्चित रूप से बेबी बॉय डोमिनेट कर रहा है, प्री डोमिनेट कर रहा है। क्लियर हो गया। और हम इसमें यह भी देख सकते हैं कि गुरु भी अपनी 9वीं शुभ दृष्टि से वहां नजर डाल रहे हैं। तो सामान्यतः यह रूल होता है कि भाई अगर मैलेफिक प्लैनेट, एक तो मैलेफिक होता है, एक जेंडर मेल होता है। क्लियर हो गया। तो अभी हम ठीक हम ये मान लेते हैं कि मैलेफिक प्लैनेट है और राहु भी मैलेफिक है। अभी ये नहीं भूलना है कि राहु भी अपनी 9वीं दृष्टियां लगा रहा है। अब कई लोग जैसे इसमें ये विवाद करते हैं भाई राहु की दृष्टि नहीं होती, तो अभी इसमें एक नेगेटिव चीज अभी आपके सामने आ रही है कि संतान तो इनको हुई है, लेकिन दोनों ही संतान बड़े ऑपरेशन से हुई हैं। बड़ी मतलब ये सब चीजें हमने अपने डाटाबेस में सेव की हुई हैं कि भाई इस महिला जातिका को किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से बड़ा ज्यादा भय था कि नहीं ऐसा ऑपरेशन ना हो। नहीं तो कई आजकल तो जो वातावरण में सभी कई चाहते हैं कि भैया हमारा संतान जो है ऑपरेशन से हो, लेकिन इस महिला को भय था कि नहीं मेरा ऑपरेशन ना हो। तो बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, तब इनको दोनों संतान हुई हैं। तो राहु ने अपनी 9वीं दृष्टि से वो काम कर दिया जो उसको करना था। लेकिन क्या वो डिनाय की बात कर सकता है? क्या राहु में इतना दम है? तो दम की बात करें अगर हम, या कह सकते हैं कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा की बात करें, वो ये नहीं कर पाएगा। कारण गुरु भी स्वग्रही होकर, अब कई लोग ये भी कहेंगे भाई देखिए गुरु चंडाल दोष आ गया तो गुरु अफेक्टेड हो गया। गुरु जब कभी भी अपने घर में गुरु चंडाल योग में आता है तो वो ना सिर्फ एंशिएंट नॉलेज में अच्छा होता है, धर्म की जानकारी में अच्छा होता है, उसको मॉडर्नाइजेशन से भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्लियर हो गया। नहीं तो क्या होता है कई बार आदमी रूढ़िवादी हो जाता है। अगर मान लीजिए गुरु को एकदम हम अकेला बिठा देते हैं यहां पर, तो जो पुरानी बातें सिर्फ उसको मानने वाला, जो नई बातें उनको एक्सेप्ट ना करने वाला, तो गुरु चंडाल योग अगर खासकर कलिकाल में, और ये जो पूर्वाग्रह से जो ग्रसित सोच है ये भी हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। कई लोग सतयुग को जाने ही नहीं देना चाहते हैं कि नहीं सर सतयुग वाली बात हमें एज इट इज यहां लागू करनी होगी। कई दफा मैंने कहते सुना है कि भाई सारे यंत्र खराब है। अब उनको ये नहीं पता कि वो जिस कैमरे में बोल रहे हैं, जिस माइक में वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी कलिकाल के यंत्र हैं। अगर आप डिनाय करते तो फिर आप सब कुछ डिनाय कर दें, तब हम आपको मान लेते कि आप सतयुग से आए हैं। लेकिन हमें जो युग है उसको प्रणाम करना चाहिए। क्या कलिकाल को भगवान ने नहीं दी है पावर? भगवान ने ही पावर दी है। इसलिए ये पूरी तरह से गलत सोच है, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सिर्फ माने वर्तमान को एक्सेप्ट ना करना, या तो भूतकाल की बात करेंगे या भविष्य की बात करेंगे, वर्तमान को डिनाय कर देंगे। कहते नहीं नहीं, कई ऐसे भी हैं कहते नहीं नहीं भविष्य में ये अच्छा हो सकता है। अरे वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। और ज्यादातर मुझे बड़ा दुख होता है, धर्म को अपने हिसाब से पेश करते हैं। देखिए आज
ऑफिस जा रहा है वो सिला हुआ कपड़ा पहनकर। क्लियर हो गया? ठीक है, भगवान की आराधना के लिए उसने कटी वस्त्र पहना है और अच्छा भी है, लेकिन आप अपना धर्म किसी पर थोप नहीं सकते हैं। हो सकता है कोई यूरोपीय व्यक्ति, कोई रशियन व्यक्ति, जहां ताबड़तोड़ ठंड पड़ती है, वो वैसा कटी वस्त्र नहीं पहन सकता। तो वो जिस देश काल परिस्थिति में रह रहा है, अगर वो उसी वस्त्रों में पहनकर ईश्वर की आराधना करता है, उसको कोई दोष नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे बड़ा ये दुख होता है, और इससे हमारे फलों में भी कमी आती है, क्योंकि वही चीज हम यहां पर लागू कर देते हैं। हमें लगता है यार राहु तो गड़बड़ कर देगा। नहीं नहीं, राहु ने यहां पर इनफैक्ट इसको अच्छा कर दिया है कि वो दोनों चीजों को, तो गुरु चंडाल योग कब नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करता, ध्यान रखना है। अगर गुरु बहुत फेवरेबल प्लेस में बैठा हुआ है तो वो इनफैक्ट आपको दोनों में एक अच्छा रास्ता चुनने में मदद करता है। तो राहु ने ठीक है सर्जरी करवा दी, लेकिन फिर भी संतान को डिनाई नहीं कर सकता है वो, क्योंकि मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है और गुरु भी अपने ही घर में बैठा हुआ है। क्लियर? यहां से थोड़ा ये समझ सकते हैं कि भाई इनके, क्योंकि नवम भाव पिता को रिप्रेजेंट करता है, तो पिता को कुछ हेल्थ इश्यू रह सकते हैं, बट फिर भी जीतेगा कौन? गुरु। माने पिता को हेल्थ इश्यू होने के बाद भी पिता लंबे समय तक इनके साथ रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि पिता का साथ छूट जाएगा। राहु की भी और गुरु की भी नौवीं दृष्टि, तो दो संतान हो गई। क्लियर हो गया? मंगल बहुत मजबूती से बैठा हुआ है और मेल चाइल्ड की बात करता है, गुरु भी मेल चाइल्ड की ही पुष्टि करता है। क्लियर? तो जब कभी भी आपको कोई भी चार्ट देखना है, आपको देखना क्या है? लग्न कुंडली पंचम भाव। सबसे पहले संतान के लिए मैंने जैसे बोला, एक ओवरव्यू ले लो आप कुंडली का कि लक्ष्मी त्रिकोण, राजयोग, ठीक है। उसके बाद क्योंकि संतान के लिए प्रश्न है तो पंचम भाव, पंचम भाव आपने देखा, तो पंचम भाव भी और पंचमेश भी, अभी इस चार्ट में पंचम भाव और पंचमेश अभी वो यहीं बैठ गए, तो बहुत बली हो गया, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। बड़ी आसानी से मैंने बताया ना, विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही इनको संतान हो गया, तो बहुत बढ़िया है। और नवम, अब इसमें जो बोलते हैं अपने से कितने पर बैठा है भावम, तो अगर हम देखते हैं इससे पांचवें से पांचवा, 1 2 3 4 5, क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान रखना है, भावत भाव में जब देखेंगे तो पांचवें से पांचवा यानी नवम भाव भी शामिल करना है। तो पहले तो हमने पांचवें भाव को देख लिया, उसकी स्थिति मजबूत है। उसके बाद फिर हमें पांचवें से पांचवा भाव यानी नवम भाव को भी देखना है। तो नवम भाव का स्वामी भी स्वग्रही है, बहुत बढ़िया हो गया। फिर हम किसी के भी चार्ट में, यहां पर तो नवम भाव का स्वामी ही बृहस्पति है, लेकिन किसी के भी चार्ट में स्पेशली महिला कुंडली से ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वो जो उसका संतान का जो उसका होने के समय उसका कष्ट जो है, जो लेबर पेन है, वो उसी को सहना होगा, महिला को सहना होगा। इसीलिए हम महिला चार्ट से ज्यादा सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि हमें दोनों के चार्ट देखने चाहिए, क्योंकि शुक्राणुओं में कुछ अभाव है, स्पर्म्स में या सीमन में कुछ कमी है, तो पुरुष के चार्ट से उसका अंदाजा लगेगा कि संतान नहीं हो पा रहा है। लेकिन संतान उत्पत्ति का जो पेन वाला पार्ट, सर्जरी वाला पार्ट, उसका सही ज्ञान हमें महिला चार्ट से मिलेगा। और बृहस्पति को देखा हमने, मातृभाव चंद्रमा, स्पेशली मां का जब चार्ट देख रहे हैं तो क्योंकि वो मदरहुड को बताता है, मातृभाव को बताता है, तो चंद्रमा का बलि होना भी ये पुष्टि करता है कि संतान होगी। तो यहां देखिए, बलि होकर अपने ही घर में चंद्रमा बैठा है प्रथम भाव में, तो इस मामले में बहुत बली चार्ट हो गया ये। संतान की तरफ से कोई भी कमी, हमने सारे फॉर्मूले लगा के देख लिए, सारे फिट बैठ रहे हैं भाई। हमने पंचमेश को देख लिया, पंचम भाव को देख लिया, नवम को देख लिया, नवमेश को देख लिया, चंद्रमा को देख लिया, बृहस्पति को देख लिया। क्लियर? बृहस्पति को कारक माना जाता है क्योंकि वो पंचम भाव का सभी की कुंडलियों में नेचुरल कारक है, इसलिए बृहस्पति को क्रॉस एग्जामिन करना बेहद जरूरी है। किसी भी कुंडली में चाहे कितना ही ट्रबल करके यहां पर 2-3 खराब ग्रह बैठे हैं, अगर बृहस्पति दृष्टि डाल देता है तो संतान होगी ही। क्लियर? फिर इसमें बात करते हैं पंचम भाव में सभी दृष्टियां, पराशरी और जैमिनी दोनों, क्योंकि अगर हमें वो पहले सूत्र से कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अब आपको कुछ कमी मिली है, तो आप कुछ उस कमी को ऐसे ही किसी को नहीं बोल देंगे जब तक आप सारे तथ्यों को अच्छे से क्रॉस एग्जामिन ना कर लें कि भाई कुछ और कहीं D1 में, D9 में कहीं भी। तो आपको अब ये देखना है कि भाई इस भाव में
हमने देखा भाई पंचम भाव का स्वामी घर में नहीं बैठा है, थोड़ी सी कमजोर स्थिति है, पंचम भाव में कुछ नहीं, कोई भी ग्रह नहीं है, तो हम देख रहे हैं कौन कौन से जो प्लैनेट है वो दृष्टि डाल रहे हैं। क्लियर हो गया? पंचम भाव में सभी दृष्टियां, इसमें पराशरी भी और जेमिनी भी, सारी दृष्टियां काउंट करनी है आपको। अगर हम बात करते हैं पराशरी की, तो आप सभी जानते होंगे सभी ग्रह अपने से 7 दृष्टि मारते ही हैं। और जहां जेमिनी की बात करते हैं तो ऑलरेडी हम एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जेमिनी दृष्टियों के ऊपर, कि जो चर राशियां हैं, चर राशि माने 1, 4, 7, 10, चर राशियां सभी स्थिर राशियां 2, 5, 8, 11 पर नजर मारती है। और जो द्विस्वभाव राशियां हैं 3, 6, 9, 12 वो आपस में दृष्टि डालते हैं। लेकिन राशि की दृष्टि का मतलब होगा कि उस राशि में जो भी ग्रह बैठे हैं वो भी उस राशि को फिर देखेंगे। मिसाल के तौर पर इनके चारों केंद्र में क्या है? चर राशियां 1, 4, 7, 10। हम राशि की बात कर रहे हैं, भाव की बात नहीं कर रहे हैं अभी। क्लियर हो गया? ये भाव है, प्रथम भाव, चौथी राशि है। तो 1, 4, 7, 10 ये राशियां चर राशियां, और चर राशियां स्थिर राशियों पर दृष्टि डालती है, एक्सेप्ट इससे जस्ट नेक्स्ट वाला, उस पर दृष्टि नहीं। जैसे मान लीजिए इसकी बात करते कि ये क्या इस पर दृष्टि डालेंगे, ये स्थिर राशि है, नहीं इस पर नहीं डाले, इसके बाद फिर इस पर डालेगी, इस पर दृष्टि डालेगी और इस पर दृष्टि, यानी शुक्र की भी नजर जेमिनी पद्धति से हमने देखा पड़ रही है। क्योंकि हम अगर डिनायल की बात करते हैं तो फिर एकदम निस्तेज होना चाहिए, पंचम भाव पंचमेश, तभी आप डिनाय करेंगे, ऐसा नहीं। तो आपने पराशरी दृष्टियां भी और जेमिनी दृष्टि से भी क्रॉस एग्जामिन करना कि उसमें कुछ भी हमें पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया? मतलब ग्रहों की दृष्टियां भी मिली तो पाप ग्रह की और झगड़े करने वालों, यानी पता लगा जैसे मेष राशि है यहां पर और कोई मंगल की भी स्थिति खराब है, और हमने जेमिनी से दृष्टि देखी तो भी राहु की और शनि की दृष्टियां आ रही है उसके ऊपर, तो वो तो मेष राशि के लिए बहुत फेवरेबल नहीं माने जाते हैं। फिर हमने जब आपके पास कुंडली आई है उस समय का गोचर और उस जातक के महादशा पंचम भाव की स्थिति पर विचार करना है। कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चार्ट आया है तो किसकी महादशा चल रही है, जैसे या इसके चार्ट में पंचमेश कौन है? मंगल। अभी महादशा चल रही है इनकी मंगल के मित्र की ही, तो पंचमेश के मित्र हैं, उनकी अंतर्दशा में काफी हद तक इनको वो सुख मिलने का पूरा पूरा आसार है। क्लियर? तो हमें ध्यान रखना है कि पंचम भाव का वो शत्रु है महादशा वाला या वो मित्र है, ये विचार करना है। फिर इसमें गोचर का भी ध्यान रखना है। गोचर में आपने देखा भाई अभी कहां बैठे हैं सारे ग्रह। क्लियर? और अगर गोचर में, यानी जब आपने उसको जैसे कर्क राशि से हमने मान लिया, यहां भी चंद्रमा बैठा हुआ है, क्लियर हो गया, क्योंकि इनका तो लग्न और राशि दोनों ही कर्क हैं, तो इस प्रकार से हमने जो जो प्लैनेट गोचर में हमने बिठा लिया, तो यहां से गिना हमने जब 1, 2, 3, 4, 5, तो पंचम भाव में अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, गुरु जैसे प्लैनेट बैठे हैं, शुक्र जैसे शुभ प्लैनेट बैठे हैं गोचर में पंचम भाव में। तो अब का कहते हैं भी ये समय जो रहेगा लगभग 1 साल 1.5 साल ये फेवरेबल है। अगर इसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो गोचर इसकी पुष्टि कर रहा है। क्लियर? गोचर भी फिर आपने उसको महादशा से भी मैच कर लिया। लेकिन यह जरूर याद रखिएगा कि कभी गोचर और महादशा में कंफ्लिक्ट्स आ जाएं तो आप पर्टिकुलर कुंडली में जो दशा है उसको ही डोमिनेट करेंगे फिर, कि गोचर तो एज जर्नल है, सब पर लागू होता है। वो भाई कई दफा क्या होता है भाई, गोचर के कारण किसी राष्ट्र पर कोई संकट आ गया, युद्ध शुरू हो गया, लेकिन उस युद्ध के समय भी किसी की महादशा एक्सीलेंट प्लैनेट की चल रही थी, तो उस युद्ध का कोई खासा असर उस पर नहीं पड़ा। कहता जी लड़ाई होगी यहां तो सबके ही कार्य बंद हो गए, सबका भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा, आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप तो अभी भी उसी महल में रहते थे जैसे पहले रहते थे। तो ये हमें ध्यान रखना है, कभी दोनों में कंफ्लिक्ट्स आ रहे हैं, गोचर में और दशाओं के पैटर्न में, कि यार गोचर बोल रहा है कि अगेंस्ट जा रहा है लेकिन दशा बोल रही है बिल्कुल फेवर। तो देखिए हालांकि उसने ये चीज तो झेली है, उसके आसपास युद्ध का माहौल है, तो ये तो उसको बार बार न्यूज में कहीं पेपर में उसको आ ही रहा है, लेकिन उसके शरीर पर उसका डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं पड़ पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो जाता है दशा महादशा। वो एक चार्ट के लिए है, ना कि
आपके होल वर्ल्ड के लिए। तो ध्यान देना है कि सभी के लिए, होल वर्ल्ड का मतलब उस रीजन में रहने वाले लोग, क्योंकि हम गोचर भी उस प्रकार से देखते हैं कि भाई हमारा कौन से प्लैनेट अभी इस समय प्रवेश कर रहे हैं कौन सी राशि में, हम अपने भौगोलिक दृष्टि से, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। तो गोचर एक जनरल चीज है और महादशा एक सेलेक्टिव चीज। जब दोनों फेवर करते हैं तो आनंद बढ़ जाता है। तो लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, कहता जी गोचर तेरे खिलाफ है, तेरा काम नहीं बनेगा। हमने महादशा पे विचार नहीं करा। फिर यहीं पर वो डिफरेंस वाली बात आ रही है, आपने इसकी पुष्टि करने के लिए गोचर लगाया है, ना कि गोचर की पुष्टि करने के लिए आपने महादशा या दशा देख लिया। ये नहीं होगा। आप पहले जातक की दशाएं देखें, फिर उसकी पुष्टि करने के लिए कहते 2 मिनट रुकिए, हम गोचर भी एग्जामिन कर लेते हैं, गोचर भी आपके सपोर्ट में, तो फिर वो बात सही जाएगी। अब आपने पता लगा गोचर में देखकर किसी को डिनाय कर दिया, घबरा दिया और कहता भी दशाएं तो ठीक मिलेगी लेकिन गोचर ठीक नहीं, ये गलत तरीका है। तो आपको यह भी ध्यान रखना कि कोई भी कुंडली आए तो पहले उसकी दशाएं और उसकी पुष्टि कर दें आप, फिर गोचर से कि गोचर सही है, संतान प्राप्ति का पूरा पूरा योग है। फिर हम बात करते हैं जैमिनी पुत्र कारक स्थिति। जैमिनी पुत्र कारक, क्योंकि मैंने बोला ना, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, अगर हमें कोई 5 मिनट या 10 मिनट का ही समय है तो फिर हम सिर्फ अपना मेन कंसंट्रेशन D1 में रखें। क्लियर हो गया? दूसरे चार्ट में ना जाएं, यहीं पर अपना कंसंट्रेशन रखें। और लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा समय, कई लोगों को लगता है कि चार्ट हमने बस बातचीत करी और 15 मिनट में हमने, अगर मैं किसी को 15 मिनट के लिए कंसर्न करता हूं तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पहले अपना अच्छे से होमवर्क करता हूं उस चार्ट के लिए, जितने भी उसके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो करंट में चार्ट दिखाना चाहता है उसका कोई खास फायदा नहीं है, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कोई 10 या 15 मिनट में नहीं होती है। 15 मिनट में सिर्फ उसको डिलीवर किया जा सकता है वो पार्ट। क्लियर हो गया? जैसे मैं किसी से भी कंसर्न करता हूं तो मैं 15 मिनट, हद से हद 20 मिनट के लिए बात करता हूं, लेकिन उसका होमवर्क वो मैं पहले ही तैयार कर लेता हूं। कम से कम उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा अच्छे से विचार करना पड़ता है, तब हम किसी को, यानी अगर आप 15 मिनट बात करना चाहते हैं तो 1 घंटा आपको अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। क्लियर होगा? तो कोई ये ना समझे कि 15 मिनट की कन्वर्सेशन में वो सारी कैलकुलेशन भी कर दे और वो अपने फल भी बता दे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करने के लिए आप 2 दिन 3 दिन का इंतजार करें, अपॉइंटमेंट ले, उसके बाद अपने चार्ट पर आए। अगर मैं तो बल्कि यही समझता हूं कि अगर त्वरित में कोई चार्ट दिखाया जाता है तो ज्यादा चीजें हम ये ना समझें कि हमें ज्यादा चीजें मिल पाएंगी, क्योंकि वो पॉजिटिव चीजें नहीं निकाल पाएगा। क्लियर? तो हमें ध्यान रखना है कि जो 10 मिनट वाली बात है उसमें तो सिर्फ हम, अगर 10 ही मिनट आपको देखना है तो फिर सिर्फ D1 चार्ट पर ही रहें। फिर आप ना तो आप सर्वष्टक वर्ग देखेंगे, ना आप D9 देखें, D7 देखें। सर्वष्टक वर्ग भी बहुत जरूरी चार्ट है। अब हमने हर प्रकार से देख लिया, हमने गोचर भी देख लिया, हमने महादशा भी देख ली, फिर हमने जैमिनी पुत्र कारक की बात की। जैमिनी पुत्र कारक क्या होता है वो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। हमारी कुंडली में 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों में राहु और केतु को तो हम छाया ग्रह मानते हैं। हालांकि कारकों के लिए, आत्मकारक, चर आत्मकारक, उसके लिए हम राहु को काउंट करते हैं, लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए राहु आपकी कुंडली में 1 डिग्री में बैठा है तो उसको फिर हम 29 डिग्री का काउंट करेंगे, क्योंकि वो सदैव हम वक्री मानते हैं। वो 1-2 दिन के लिए बीच में मार्गी होता है, बट उसका यहां कोई अर्थ नहीं, उसका जो नेचर है वो वक्री ही चलने का है राहु का। तो जैसे आपके चार्ट में राहु 1 डिग्री पर है तो उसको हम 30 से माइनस कर देंगे तो 29 डिग्री हो गया। यानी आपका आत्मकारक कौन बन गया? आत्मकारक एक तो होता है यूनिवर्सल, सबका सूर्य होता है, एक होता है चर आत्मकारक। वो हमारा कौन बन गया? जो बदलता रहता है सबके जी, मतलब इसके चार्ट में वो, इसके चार्ट में वो आत्मकारक है। तो अगर राहु की 1 डिग्री है और आपने मार्गी ग्रह साबी देखे तो वहां पर 29 से ज्यादा कोई भी नहीं है, तो राहु आपका क्या बन गया? चर आत्मकारक। फिर अमात्य कारक। इस प्रकार से जिसकी 5वीं सबसे ज्यादा डिग्री होगी, ध्यान रखिएगा, जिस प्लैनेट की, यानी आपको जाना है
डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, सबसे ज्यादा, फिर कम और कम और कम, पांचवें नंबर का। तो जो फिफ्थ नंबर पर आपको मिलता है डिसेंडिंग ऑर्डर पर चलते हुए, वो 5 नंबर का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट क्या बन जाता है? जो फिफ्थ नंबर पर है वो बन जाता है कि पुत्र कारक जैमिनी पद्धति से। तो उसकी स्थिति भी आप देखें, इस जातिका का, इस महिला जातिका का जो पुत्र कारक है जैमिनी पद्धति से, वो भी मंगल ही बन गया, यानी बहुत स्ट्रांग चार्ट बन गया संतान सुख के हिसाब से। पंचम भाव का पूरा पूरा फायदा इनको मिलेगा और कोई जीवन में सडन गेन संबंधी चीजों पर कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, अचानक प्राप्तियां होंगी। और मंगल आय के साधनों को भी देख रहा है, मंगल अच्छे बुद्धि की भी बात करता है। क्लियर हो गया? पंचम भाव में बैठकर स्वग्रही होकर इस लग्न के लिए योग कारक है, यानी इनकी संतानें इनके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली साबित होंगी। वो हमने खाली अभी D1 चार्ट से देख लिया। क्लियर? तो पुत्र कारक देखना है, ध्यान दीजिए, इस जातिका का पुत्र कारक सौभाग्य से मंगल ही बन गया, लेकिन सबके लिए वो नहीं है। वो आपको देखना है कि उसकी स्थिति क्या वो दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव में। पंचम भाव में पंचमेश के साथ, बृहस्पति के साथ, चंद्रमा के साथ शुभ संबंध संतान प्राप्ति की पुष्टि करता है। फिर हम आते हैं अपने सप्तांश चार्ट पर। क्लियर? लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, सिर्फ D1 की पुष्टि करने के लिए, कहीं आप इसकी पुष्टि इससे करवाने लग जाएं। क्लियर हो गया? होली सोली सब पार्लियामेंट वो तो यही है, D1 ही है, उसके पास सब पावर है। आप ऐसा नहीं है कि भाई आप संविधान ही बनाने लग जाएं कोर्ट में जाकर। ये इट इज लाइक जैसे नौवांश चार्ट, एक हम इसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरह मान सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोर्ट की भी शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। क्लियर? तो अब हमें काफी देर के बाद D7 पर आना है। क्लियर हो गया? तो D7 सप्तांश चार्ट में लग्न और पंचम भाव पर विचार करना है। तो हमने लग्न देखा, लग्न 2 नंबर है और शुक्र का लग्न है, बेहद शुभ ग्रह का लग्न है। हालांकि शुक्र अपने से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में शनि के साथ बैठे हुए हैं। क्लियर हो गया? और मंगल और बुध से दृष्ट भी हैं। क्लियर हो गया? तो हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लग्नेश अष्टम भाव में है। अब इसको 2 प्रकार से समझना है कि अष्टम का संबंध वैसे जीवन में कष्टों से होता है, तो वैसे इन महिला जातक के जो बच्चे रहे वो इनसे बचपन में ही दूर बोर्डिंग स्कूल में चले गए, तो वो विरह तो इनको सहना पड़ा। लेकिन संतान से मिलने वाला सुख इनको जीवन में मिलेगा कि नहीं मिले? एक तो होता है शरीर का सुख, वो हमने लग्न से अंदाजा लगाया कि भाई ये क्या है, ये इनके संतान का शरीर रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे विरह सहना पड़ा इनको। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि शुक्र बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता है। क्लियर हो गया? और शनि उम्र बढ़ाने वाला है अष्टम भाव में। क्लियर? और शनि और शुक्र में भी कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, ये दोनों एक लॉबी के माने जाते हैं, डार्क साइड के प्लैनेट माने जाते हैं। बात आती है अभी कि क्या इस जातिका के जीवन में संतान का सुख है। देखिए, संतान का सुख एक तो होता है भी हमारे उसकी फिजिकल बॉडी को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखना, गले मिलना, बच्चे को। देखिए, शरीर का तो हम मानते हैं कि शरीर से विरह हो गया, अलग हो गया, शरीर दूर चला गया बचपन में ही। लेकिन अभी बात आती है क्या उसके बारे में कोई हमें न्यूज मिलती है, उससे सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? पता लगा संतानें बड़ी हो गई, हमें तो उनके बारे में सुनना पसंद नहीं है, दूर हो गए अब हम। लेकिन ऐसी स्थिति क्या इनके जीवन में है कि नहीं है, वो देखते हैं चतुर्थ भाव से। याद रखिए, कई लोग कहते हैं कि D7 चार्ट संतान का चार्ट है, आपके जीवन का ही चार्ट है, वो आपका ही चार्ट है, वो फॉर ओनली, यानी आपकी जो रिलेशनशिप है आपके संतान से के साथ, उसके लिए देखना है। ये नहीं बताएगा कि संतान का सुख कैसा रहेगा, आपके जीवन में उस संतान से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे हम यहां से एग्जामिन करते हैं। इसका स्वामी कौन है? इसका स्वामी है सूर्य। तो सूर्य देखिए कहां बैठा हुआ है, 12वें भाव, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, विदेश भूमि में, घर से दूर,
उच्च का होकर बैठा हुआ, और मैलेफिक प्लैनेट को, सूर्य जैसे प्लैनेट को 12वें भाव को कोई ऐसा दोष नहीं लगता है। 12वां भाव इनफैक्ट बुरा भी नहीं माना जाता है। उच्च का होकर, मैंने पहले भी बताया आपको, राशि का बल सबसे पहले देखना है, तो बड़े फेवरेबल मूड में है। संतान बड़ा सुखी है, विदेश भूमि में दूर जाके रहता है संतान इनका, लेकिन बहुत सुखी है, और इनके जीवन में उसका सुख बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो जब कभी भी उस संतान से हमें सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो D7 के चतुर्थ भाव से इसको क्रॉस एग्जामिन करना है। ठीक हो गया। जहां तक बात D7 के पंचम भाव की है, तो राहु को यहां बुरा नहीं माना जाता है, फेवरेबल राशि माना जाता है, कन्या राशि। क्लियर हो गया। बुध की इस राशि को बहुत एंजॉय करते हैं, और गुरु से दृष्ट भी हैं। क्लियर। यह भी नहीं भूलना है कि इस चार्ट में गुरु और केतु ऐसी राशि में मिल रहे हैं जिसको मोक्ष कारक माना जाता है, यानी इनकी संतानों के कारण इनके गुरु का मोक्ष वाला पार्ट एक्टिव हो जाएगा इनके जीवन में। कहते हैं ना भाई, संतान का विरह हमने सह लिया, अच्छी संतान मिल गई, तो एक प्रकार का हमने जीते जी ही मोक्ष को पा लिया। कई दफा हमने संतानों को अपने घर पे रख कर भी हम उनको कुछ बना नहीं पाए मतलब उनके कुछ नैतिक मूल्यों को नहीं बना पाए। जब कभी भी संतान के चार्ट में गुरु और केतु का मिलन आता है, और D1 में भी गुरु अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित बात है कि संतान के कारण ऐसे जातक का जीवन सफल हो जाता है। उसका अंत भला सो भला, उसको बड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई मैंने किसी कारण से अपने बच्चे को अपने से अलग कर लिया, जिगर के टुकड़े को अपने से अलग कर दिया, लेकिन मेरा जो डिसीजन था, मेरा निर्णय था, वो बहुत अच्छा रहा। वो हमने यहां से उसको क्रॉस एग्जामिन किया और काफी हद तक सही जान पड़ता है, वो देख भी रहा है पंचम भाव को। क्लियर हो गया। तो ये बात दिखाई देती है कि भाई संतान का जन्म इनके लिए मोक्ष का मतलब क्या होता है, परम सुख देने वाला है। ठीक हो गया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। संतान से सुख के बारे में अंदाजा लगाना है, तो D7 के 4th भाव को आपको देखना होगा किस स्थिति में है, उसका स्वामी एक्सेल्ड है, डेबिलिटेटेड है, कहां बैठा है, फ्रेंड के हाउस में, एनिमी के हाउस में है। फिर हम इसमें बात करते हैं कि भाई कहते जी काफी दिनों से संतान की ट्राई कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेडिकल इशू तो नहीं है इस प्रकार का। तो देखिए, पुरुष कुंडली में हमें शुक्र की स्थिति देखनी चाहिए। क्लियर। शुक्र की स्थिति D1 में भी, D7 में भी और D9 में भी, अगर तीनों ही चार्ट में बहुत बुरी स्थिति है, एनिमी हाउस में बैठा हुआ है और उसको ऐसे अच्छे हाउस नहीं मिले हुए हैं, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, किसी भी चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, स्पेशली ये किसके लिए, फॉर सीमन, फॉर स्पर्म। क्लियर हो गया। मेल चार्ट के लिए ध्यान रखना है, मेल चार्ट के लिए शुक्र की स्थिति टटोलनी है। शुक्राणुओं का जिसको वीर्य कहा जाता है, वो शुक्र के कारण ही माना जाता है। अगर शुक्र की स्थिति गंभीर है तो फिर ऐसे जातक को वीर्य संबंधी कमियां हो सकती हैं, जिसमें D1, D7 और D9 तीनों ही चार्ट में शुक्र की स्थिति को टटोलना है। फिर महिला कुंडली। क्लियर हो गया। कोई फीमेल चार्ट की बात करते हैं, फिर आपने मंगल की स्थिति टटोलनी है। तो अब ये एक महिला का चार्ट है, और महिला के चार्ट में अब हालांकि हमने फिलहाल खाली फीमेल चार्ट लिया है संतान को अच्छे समझने के लिए, लेकिन इनके जो हस्बैंड है, इनके जो पति हैं, उनका भी चार्ट हमें ध्यान है। उनके चार्ट में शुक्र स्वग्रही है, इनके चार्ट में मंगल स्वग्रही। यही पार्ट सबसे मजबूत बन गया, यानी शुक्राणुओं और अंडाणुओं की, यानी स्पर्म और ओवम की कोई भी कमी जान नहीं पड़ती है, ना तो महिला कुंडली में ना पुरुष कुंडली में। क्लियर हो गया। तो महिला कुंडली में मंगल की स्थिति D1 में भी, D7 में भी और D9 में भी देखनी है। और होली सोली पावर किसके पास रिजर्व्ड है, D1 के पास। इसमें कमजोर है थोड़ा सा, इसमें ठीक ठाक है, D1 में मजबूत है, तो फिर हम इसको पावरफुल मानेंगे। क्लियर होगा। तो वेटेज आपको बराबर बराबर नहीं देना है। अकेले सारे चार्ट्स अगर हम हटा दें, अकेले 50 to 60% पावर D1 ने रिजर्व की हुई है, तो बहुत बड़ी पावर है। यहां जीत गया मतलब सब जीत गया। पता लगा यहां फेल हो गया है, तब हम फिर डिविजनल चार्ट से पास करने की कोशिश करते हैं, वो भी सिर्फ पास करेगा फिर।
आउटस्टैंडिंग नहीं कर देगा। पता लगा D1 में जैसे मैंने बताया 50% तो अकेला यही चार्ट डिक्लेयर कर देता है, बहुत बड़ा परसेंटेज। हमने कहा कितने चार्ट हमने देख लिए, D2, फिर उसमें हमने बहुत चार्ट है, सारे चार्ट मिलाकर तब हमने देखा, तब हमें वो इनफैक्ट 50 भी नहीं 60% ये डिक्लेयर करता है D1 चार्ट। अब पता लगा यहां बहुत बुरी स्थिति, यानी 60% में से हमें कोई 5% मिला है, बट 5% में तो नहीं पास माना जा सकता। फिर हमने सारे डिविजन चार्ट खंगाले, वहां पर बहुत अच्छी स्थिति है। तो वो जो 35 to 40% वाला पार्ट था वो हमें पॉजिटिव मिल गया और हमने पासिंग मार्क्स ले लिए, यानी 35% हमने अगर ले लिया उसका स्ट्रेंथ, तो हम कहते हैं कि हाँ आपको संतान सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर D1 अकेला पुष्टि कर देता है, वो अपने 60% वाले पार्ट में से डिक्लेयर कर देता है कि मैंने पावर दे दी आपको, तो फिर डिविजन चार्ट खाली उसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन करेंगे, उसने पुष्टि तो कर ही दी। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुरुष कुंडली में शुक्र की पावर स्पेशली D1, D7 एंड D9 में, महिला कुंडली में मंगल की स्थिति D1, D7, D9 अगेन स्पेशली D1 में। फिर हम बात करते हैं कि बालक बालिका यानी बेबी बॉय बेबी गर्ल। एक तो होता है भी हम राशि से अंदाजा लगाते हैं कि पंचम भाव में कौन सी राशि है, राशि को बाद में देखा जाता है, पहले ग्रह देखा जाता है। जैसे यहां पर वृश्चिक राशि है जो एक सम राशि, सम यानी इवन नंबर है। अभी हम इस इवन या ऑड के चक्कर में नहीं जाएंगे, पहले हमें यह देखना है कि इस राशि में कोई प्लैनेट बैठा है कि नहीं बैठा है। क्लियर हो गया? बैठा है तो कौन कौन सा प्लैनेट है जो बेबी बॉय की बात करता है, यानी बालक की बात करता है? मंगल, गुरु, सूर्य, राहु। याद रखिएगा राहु को भी हम बालक के लिए गिनते हैं। क्लियर हो गया? और जो बुध है, हालांकि उसका कोई जेंडर नहीं माना जाता है, उसको थर्ड जेंडर भी कह सकते हैं, और लेकिन उसका प्रधान गुण क्या है? बालक प्रधान। क्लियर हो गया? तो अगर बुध दृष्टि डाल रहे हैं तो उसका भी हम कहीं ना कहीं बालक प्रधान मानेंगे। क्लियर हो गया? यानी मेल डोमिनेटिंग मानेंगे। क्लियर? हालांकि कोई जेंडर नहीं है, फिर मैं लेकिन बता रहा हूं कि मेल डोमिनेटिंग चाइल्ड माना जाता है बुध। अब फिर बात करते हैं बालिका, बेबी गर्ल। चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं अच्छे हेल्थी मूड में, तो बालिका। क्लियर हो गया? शनि और केतु को भी हम कोई जेंडर नहीं देते, लेकिन ये फीमेल डोमिनेट करते हैं, बालिका प्रधान माने जाते हैं, शनि और केतु। क्लियर हो गया? तो अगर इन 5th हाउस में स्पेशली D1 चार्ट में ये ग्रह बैठे हुए हैं तो आप अंदाजा लगाएंगे, और जो ग्रह सबसे बली होकर बैठा है, जैसे मान लीजिए इसमें हम 11 नंबर मान लेते हैं, 11 नंबर यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि में आपको एक एग्जांपल के तौर पर दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए। कुंभ राशि में 5th हाउस में राहु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं और बुध बैठे हैं। क्लियर हो गया? अब 3 प्लैनेट बैठे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फिर तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे कैसे? याद रखिए कुंभ राशि को में राहु को स्वग्रही माना जाता है, तो इसमें अब कौन किसकी सबसे ज्यादा चलेगी? राहु की सबसे ज्यादा चलेगी। फिर हम इन 2 प्लैनेट को देखते हैं, तो बुध क्या है? मेल डोमिनेट माना जाता है, बुध मेल डोमिनेट, तो मेल की पुष्टि हो रही है, और शुक्र जो है वो फीमेल डोमिनेट, यानी इस जातक को 2 संतानें 100% बेबी बॉय होंगी। क्लियर हो गया? शुक्र हालांकि है तो इन्हीं की लॉबी का प्लैनेट, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा सा डिस्कंफर्ट जोन में मानता है शुक्र, क्योंकि एक सात्विक ग्रह है। ठीक है, डार्क साइड की लॉबी में जरूर आता है, लेकिन स्वभाव से बड़ा शुभ कर्म करने के लिए बना है, तो ये अभी थोड़ा संकुचित हो गया, तो बेबी गर्ल होने की संभावनाएं बहुत कम है। क्लियर हो गया? बेबी बॉय तो हैं 2। अब कई जातक इसमें माने कई ज्योतिषी इस जातक को 3 संतानों की बात करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 2 संतान की बात इसलिए है क्योंकि शुक्र काफी ज्यादा, इसको बोलते हैं शुक्र के साथ राहु पीड़ित अवस्था में हो जाता है, और जब राहु का बल बढ़ा हुआ है तो इसलिए हम 2 संतानों की बात कर रहे हैं, मेल एंड मेल डोमिनेट, तो 2 संतान बेबी बॉय। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से हम जेंडर भी तय करते हैं। फिर हम बात करते हैं सम राशि। राशि पर विचार कब करना है? ध्यान दीजिए, राशि पर विचार तब करना है जब ये खाली हो। क्लियर हो गया? कोई नहीं है यहां पर, तो सम राशि है, सम राशि यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12,
बट यहां हमने लिखे हैं कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ महान ज्योतिषियों ने अपने रिसर्च के जरिए ये बातें निकाली हैं, और वो भी बात हम बिल्कुल यहां शामिल करेंगे कि अगर कर्क राशि या 12 नंबर मीन राशि यहां पड़ती है तो फिर वो बेबी गर्ल नहीं बेबी बॉय की ही बात करेगा। ठीक हो गया, यानी एक्सेप्ट 4 नंबर एंड 12 नंबर, इन राशियों को छोड़ दें हम, तो बालिका में नहीं, ये बालक में काउंट होंगे। और विषम राशि, विषम यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये बेबी बॉय की बात करेंगे। ठीक हो गया, लेकिन यह ध्यान रखना है पहले ग्रह बाद में राशि, संतान के लिंग के लिए, उसके जेंडर को डिसाइड करने के लिए। तो यह प्रयास था, हालांकि आपको पता है कि ज्योतिष अनंत है, जिस प्रकार ईश्वर अनंत है, और दर्शन शास्त्र के बहुत अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन ज्योतिष एक ऐसा पार्ट है जो इस लोक और परलोक के बीच एक ब्रिज का काम करता है। कुछ तो पारलौकिक विषय ऐसे हैं जो हम संसार के साथ बड़ी कठिनाई से जोड़ सकते हैं, लेकिन ज्योतिष एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा दर्शन शास्त्र है जो अभी इस संसार में भी एप्लीकेबल हो रहा है और मरने के बाद की भी बात करता है। मोक्ष पर भी पूरा पूरा हम ध्यान देते हैं जब हम किसी की कुंडली पर विचार करते हैं। तो इसीलिए जीवन में आप किसी भी प्रोफेशन में रहें, दर्शन शास्त्र आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ फिलॉसफिकल स्टडी करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी स्टडी रहेगी ज्योतिष। आपके जीवन के सीक्रेट्स उनको भी डिकोड करने में काम आएगी और आपका परलोक भी सुधार देगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपके सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, समय के अभाव के कारण सभी कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूं, और इसी प्रकार से आप लोग अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखें। हम आप वादा करते हैं अपने चैनल में, आप हमारा विजन पहले दिन से क्लियर था कि ज्योतिष की ऐसी कोई भी बात हम अपने चैनल में छोड़ेंगे नहीं जिसका जिक्र पुराने ग्रंथों में वर्णित है। सारी बातें क्लियर हो गया, यानी 0 लेवल से 100 लेवल तक इसको लेकर जाएंगे, यानी जो प्रतिशत के हिसाब से बोलते हैं 100% तक सारी बातें हम अपने चैनल में। बाकी तो ईश्वर का आशीर्वाद इसके जरूरी है। अगर ईश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा बल बढ़ाते हैं, तो हम सारे ज्योतिष के सूत्र अपने चैनल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ कि हमारा ये संकल्प पूरा हो। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।